नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय हनुमानगढ़ के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम चर्चा करेंगे BA सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर राजनीति विज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। हमने इससे पहले वीडियो में राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों पर चर्चा की। इस पार्ट में आपातकालीन या संकटकालीन इमरजेंसी पावर्स की चर्चा करेंगे। ये शक्तियां भारत के संविधान में भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक है। इसमें आपातकाल का प्रावधान है। हालांकि आपातकाल को परिभाषित नहीं किया गया है। ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, परंतु इनका प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल करता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इन आपातकालीन प्रावधानों को कठोर बनाया गया। इनमें 44वें संशोधन 1979 द्वारा कुछ संशोधन पुनः किए गए। वर्तमान में इन आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था इस प्रकार से है। जैसा आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर, 3 अनुच्छेद इसमें मुख्य हैं। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। सर्वप्रथम 1 नंबर, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अनुच्छेद 352। इसे राष्ट्रीय आपातकाल भी कहते हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। पहले यहां शब्द आंतरिक अशांति था। इसकी घोषणा राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित स्वीकृति मिलने पर ही करता है। जानकारी के लिए बता दें, कैबिनेट शब्द सिर्फ अनुच्छेद 352 में है। यह युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में होगा। वह घोषणा लागू होने के 1 माह में संसद द्वारा विशेष बहुमत अर्थात संसद के दोनों सदनों के कुल बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से
स्वीकृति मिलनी आवश्यक है और लगातार जारी रखने के लिए प्रति 6 माह में ऐसी स्वीकृति आवश्यक है। घोषणा का प्रभाव। इस घोषणा से क्या प्रभाव हो सकता है? इसमें संघ राज्य सूची पर कानून बना सकता है। संघ यानी केंद्र सरकार। मीडिया का शब्द या बोलचाल का शब्द केंद्र है, जबकि वास्तव में संविधान में संघ शब्द है। संघ राज्य सूची पर कानून बना सकता है, राज्यों को निर्देश दे सकता है, लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ सकता है, संघ व राज्य दोनों में वित्तीय संबंध परिवर्तित हो सकते हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। यानी 20 और 21 ऐसे 2 अनुच्छेद हैं जो कभी भी निलंबित नहीं हो सकते। अनुच्छेद 20 है अपराध की दोष सिद्धि, यानी अपराध की दोष सिद्धि व्यक्ति कर सकता है कि वो दोषी नहीं हो। और अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किसी भी परिस्थिति में छीनी नहीं जा सकती। अनुच्छेद 358 के अनुसार आपातकाल लागू होते ही अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती है, जबकि अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए अनुच्छेद 358 के अनुसार राष्ट्रपति को अलग से अधिसूचना जारी करनी होती है। ये था युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, अनुच्छेद 352। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 या राज्य आपातकाल। संविधान के अनुसार संघ सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह राज्य की बाहरी आक्रमण व आंतरिक अशांति से रक्षा करे तथा यह भी सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार चलाई जाए। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य किसी प्रकार से विश्वास होने पर कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो वह अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। स्वीकृति मिलने पर 6 महीने के लिए यह वैध है। इसे अधिकतम 3 वर्षों तक आगे बढ़ा सकते हैं, परंतु 1 वर्ष बाद 2 शर्तें पूरी करनी होगी। नंबर 1, पूरे देश या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, और दूसरा, निर्वाचन आयोग सत्यापित कर दे कि उस राज्य में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव अभी संभव नहीं है। घोषणा का प्रभाव। राष्ट्रपति शासन की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री व
मंत्रिपरिषद निलंबित हो जाते हैं। परंतु विधानसभा का अंत नहीं होता। यह घोषणा संसद में पारित होने के बाद मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद विघटित व विधानसभा निलंबित हो जाती है। नंबर 2, राज्य की विधायिका शक्ति का प्रयोग केंद्रीय संसद करेगी। नंबर 3, राष्ट्रपति हाईकोर्ट की शक्तियां छोड़कर समस्त शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है उस संबंधित राज्य की। और चौथा, जब लोकसभा की बैठक नहीं हो रही होती उस समय राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए राष्ट्रपति आदेश दे सकता है। यानी ये इस राष्ट्रपति शासन और उसका प्रभाव है। अब देखेंगे तीसरा, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है अगर उसे विश्वास हो जाए कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय साख खतरे में है। इसके लागू रहने की कोई निश्चित सीमा नहीं है। वह पुनः स्वीकृति की आवश्यकता भी नहीं है। इस घोषणा को 2 माह में संसद की सामान्य बहुमत से स्वीकृति मिलनी चाहिए। इससे वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। अगर ये वित्तीय आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा विघटित है या 2 महीने में स्वीकृति मिलने से पहले भंग हो जाए तो पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक से 30 दिनों तक यह प्रभावी रहेगी। अगर इस दौरान राज्यसभा अनुमोदन कर दे तो इसका प्रभाव देखिए। राज्य सरकार को आर्थिक दृष्टिकोण से आदेश दिए जा सकते हैं। संघ राज्यों के अधिकारों तथा सुप्रीम राज्य के अधिकारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। राज्य के समस्त वित्त विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और केंद्र राज्य वित्त संबंधी बंटवारों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये इस वित्तीय आपातकाल की घोषणा के प्रभाव। अभी तक देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। राष्ट्रपति की आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियों की आलोचना, देखिए इसमें आलोचना भी है। सर्वप्रथम संघ सरकार का नियंत्रण बढ़ना, यानी वित्त आपातकाल लागू होते हैं तो संघ सरकार को ज्यादा शक्तियां प्राप्त हो जाती है, जिससे शासन का संघात्मक स्वरूप समाप्त हो जाता है और राज्य सरकार का कार्य सिर्फ संघ सरकार के आदेशों का पालन करना रह जाता है। राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है। आलोचकों का मानना है कि संसद से बिना पूछे ही राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा 1 माह के लिए कर सकता है। इस 1 माह में मंत्रिमंडल को पद से हटाकर वह लोकसभा भंग करके 6-7 माह की अवधि तक मनमाना शासन कर सकता है। अतः संकटकालीन शक्तियों के दुरुपयोग की आशंका है। तीसरा, राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग राज्यों में अनुच्छेद 356 का प्रयोग काफी विवादास्पद रहा है। इसका प्रयोग राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार को गिराने में किया गया है। राजस्थान में भी इसका 4 बार प्रयोग किया जा चुका है। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त। संकट काल के समय संघीय कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को ज्यादा वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी। मौलिक अधिकार स्थगित। संकट काल के समय अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों पर पहले से ही काफी प्रतिबंध है। इसी कारण संविधान के अनुच्छेद 358 व 59 की काफी आलोचना की जाती है और इन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा माना जाता है। राष्ट्रपति की स्थिति किस तरह से इसमें रहेगी कि राष्ट्रपति या तो स्वतंत्र राष्ट्रपति की भूमिका है या संवैधानिक प्रधान की है। इस स्वतंत्र राष्ट्रपति की धारणा माना जाता है कि राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की गई है
वह व्यवहार में स्वयं के विवेक के आधार पर शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यही अनुच्छेद 53 एक कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। यानी वह स्वयं कर सकता है या पदाधिकारियों से कर सकता है। अनुच्छेद 74 एक में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को कार्यों में सलाह व सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इन अनुच्छेदों के आधार पर विचारकों का मत है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है और चाहे तो राष्ट्रपति वास्तविक शासक बन सकता है। इस मत के समर्थकों का यही मानना है कि राष्ट्रपति को ऐसी शक्तियां दी गई है जो अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति को दी जा सकती है, जैसे किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना और भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटिश सम्राट से करना भी आवश्यक नहीं, क्योंकि वह उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है। संवैधानिक प्रधान यानी नाम मात्र का प्रधान। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। कार्यपालिका को नाम मात्र व वास्तविक में बांटा गया है। वास्तविक कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है और उसे ही कार्यपालिका शक्ति प्रयोग करने का अधिकार है। राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति के बारे में 42वें संशोधन में कहा गया, राष्ट्रपति को सलाह व सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी, उससे प्राप्त परामर्श के आधार पर वह कार्य करेगा। परंतु 44वें संशोधन में स्पष्ट किया गया कि मंत्री परिषद से जो परामर्श होगा उस संबंध में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह मंत्री परिषद को पुनर्विचार के लिए कहे, लेकिन पुनर्विचार के बाद भी मंत्री परिषद से राष्ट्रपति को जो परामर्श प्राप्त होगा, राष्ट्रपति उस परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। वर्तमान में इसी स्थिति से निर्धारित है। अतः सिद्धांत और व्यवहार के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है। इस संबंध में स्वतंत्र राष्ट्रपति की धारणा को न तो अपनाया जा सकता और न ही ये संवैधानिक हित में होगा। इन अधिकारों का महत्व देखा जाए आपातकालीन में तो कुछ बातें इसमें भी है कि संविधान में ये उपबंध केवल संकट काल के लिए है। इस स्थिति में संघीय सरकार शक्तिशाली होना आवश्यक है, यानी सिर्फ संकट काल या आपातकाल में प्रयोग करेगी। दूसरा, संघात्मक स्वरूप नष्ट नहीं होता, बल्कि अमेरिका, कनाडा जैसे देशों से अनुभव लेकर संघ सरकार की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। तीसरा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग रोकने के लिए रणजीत सिंह सरकारी आयोग ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उनको अपनाकर इस कमी को दूर किया जा सकता है। वित्तीय संकट काल भी सिर्फ वित्तीय संकटों का सामना करने के लिए है, अभी तक इसका प्रयोग भी नहीं किया गया है। मौलिक अधिकारों का स्थगन भी राज्य की सुरक्षा के लिए है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ तालमेल है। इसमें अनुच्छेद 20 और 21 का स्थगन नहीं होता, यानी यह सिर्फ आपातकाल के लिए है। उसी दौरान इनका महत्व है और उसी संदर्भ में इसका प्रयोग करना चाहिए। रणजीत सिंह सरकारी आयोग ने इस संबंध में काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। तो विद्यार्थियों, इसको आपको उसी तरीके से याद करना है। इसको आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और इसी रूप में आपको याद करने हैं। ये क्वेश्चन सामान्यतः पूछे जाते हैं। धन्यवाद।